आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं का अंतरा भाग 2 गद्य खंड के पाठ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम प्रेम घन की छाया स्मृति। लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल। इस पे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। सबसे पहले लेखक परिचय के विषय में जानने के लिए लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884, मृत्यु 1941, शिक्षा इंटरमीडिएट हाई स्कूल। कार्य उन्होंने संपादन का काम किया, अर्थात पत्रिका इत्यादि और पुस्तकें छपाई। काशी विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक रहे। उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन ग्रंथ का जो विषय था कविता, निबंध, आलोचना। आज हम उनके द्वारा लिखे हुए पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम का जो परिचय है प्रेम घन की छाया स्मृति का जो लेखक है उसका परिचय का आप फोटो देख रहे हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का फोटो है। ये उनका जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष लिखा हुआ है, 1884 और 1941। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। जहां पर मुख्य विषय है, आप ध्यान से इसको देखिए, विशेष चिन्ह से अंकित किया गया है। आरंभिक शिक्षा जो उन्होंने की उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में, विधिवत अर्थात विद्यालय में जाकर के इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। इंटरमीडिएट जो है हाई स्कूल की शिक्षा को बोलते हैं। बाकी उन्होंने स्वाध्याय का मतलब है अपने परिश्रम से पढ़ करके संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के विद्वान बने। ये बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। वे चित्रकला के भी अध्यापक रहे, इसका मतलब उनको चित्रकला में भी विशेष रुचि रही। काशी नागरी प्रचारिणी सभा एक संस्था का नाम है, जिन्होंने हिंदी शब्द सागर का निर्माण किया। उसमें सहायक संपादक के रूप में काम किए। बाद में हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक रहे। वे हिंदी साहित्य में एक आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक थे। आलोचक का मतलब यह है किसी ने लिखा हो उस पर चिंतन करना, इतिहास के बारे में चिंतन करना, ये उनकी खूबी थी। उनके विषय की ज्ञान था दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पक्षों को जानना उनका कर्तव्य था। मतलब वो उनके जानकार थे। आलोचनात्मक निबंध और लेखन जो है उन्होंने की। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी विचारधाराओं में, लेखन की विचारधाराओं में दृढ़ता मतलब जो बात को लगते थे पक्के तरीके से रखते थे। निर्भीकता मतलब वो किसी समाज को डर करके उसका पक्ष ले रहे हो ऐसा नहीं है, या किसी से डर करके उसके बारे में ना लिख रहे हो ऐसा नहीं। जो बात जैसा सत्य उसको लिखते थे। आत्मविश्वास, इसके लिए उनके लिए आत्मविश्वास था। उनकी जो लेखन शैली थी उसमें तत्सम शब्दावली थी। तत्सम कहते हैं जैसे संस्कृत से कोई भाषा आई हो और उसको वैसे ही स्वीकार कर लें, उर्दू के शब्द जो आए हों उसको वैसे ही स्वीकार कर लें, उसको तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने किन किन ग्रंथों का रचना की। उनके द्वारा जो लिखी हुई हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि में 4 विभागों में लिखा रस मीमांसा भी पुस्तक का नाम है। जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत को लिखा नहीं, उन्होंने संपादन किया। संपादन का मतलब होता है छपाना। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। ये संस्मरणात्मक निबंध है। मतलब लेखन की कई सारी विधाएं होती हैं, उन्हें संस्मरणात्मक का मतलब होता है यादगार। उन्होंने बचपन में भारतेंदु जी के वो बड़े भक्त थे, तो उसका बड़ा रोचक तरीके से और सुंदर साहित्यिक तरीके से वर्णन किया है। अब हम चलने जा रहे हैं जीवन परिचय के पश्चात प्रेम घन की छाया स्मृति, जो आप ये पाठ देख रहे हैं। देखिए, बचपन का समय का एनसीईआरटी ने एक फोटो भी लगाया है। अब ये लेखक लिखते हैं कि उनके पिताजी फारसी के
और पुरानी हिंदी कविताओं के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने इसको फारसी के उक्तियों को और हिंदी को मिला करके बड़े आनंद पूर्वक वो कविताओं का संरचना करते थे या विचार मिला करके बोलते थे। उनके घर की सबसे बड़ी खूबी ये थी, रामचरितमानस और रामचंद्रिका शाम को घर में सब इकट्ठे होकर के बैठते थे और एक शब्द लिखा चित्ताकर्षक ढंग से, मतलब ऐसा पढ़ते थे कि सबको आनंद आए, ऐसा नहीं कि पढ़ते जाए और उसमें आनंद ना आए। और उनको भारतेंदु जी का नाटक बड़ा प्रसिद्ध था, उसको बड़ा प्रिय थे। वो अपने जीवन में इसका बड़ा आनंद लेते थे, भारतेंदु जी के नाटक के विषय में। पहले वो जहां नौकरी करते थे हमीरपुर जिले, वहां से उनकी मिर्जापुर में बदली हो गई लेखक के पिताजी का। उस समय लेखक की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। और उसके पश्चात उन्हीं दिनों में ये लिखा हुआ बाल बुद्धि की वजह से सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक था, और राजा हरिश्चंद्र जिसके बारे में जिसमें बताया गया था, और जो कवि हरिश्चंद्र थे जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों में वो फर्क नहीं कर पाते थे, क्योंकि बचपन में दोनों हरिश्चंद्र का नाम एक होने से वो एक ही समझते थे। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा, अपूर्व माधुर्य का संचार। जब भी उस बारे में पढ़ते थे तो उनके दिमाग में एक बड़ी मिठास भरा याद रहता था। इसीलिए भारतेंदु जी के बचपन से भक्त होने की वजह से जो लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उनके मिर्जापुर में एक मित्र रहते थे। उनका नाम था उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। पाठ का नाम भी यही है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। ये प्रेम घन जो है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी का ही नाम है। भारतेंदु जी ने जब उनके बारे में सुना कि बद्रीनारायण चौधरी जो कि भारतेंदु जी के मित्र है वो यहीं रहते हैं, बस उनके मन में एक उत्कंठा, मतलब जानने की इच्छा हुई कि मैं मिलूं तो एक बार सही। कम से कम भारतेंदु जी से नहीं मिल पाया तो उनके उनके जो मित्र हैं उनसे तो कम से कम मिल लूंगा। तो छोटे छोटे बच्चों की, अपने उम्र के बच्चों की एक जोड़ी मंडली बनाई। मंडली का मतलब होता है एक मित्रों की टोली बनाई, और जो उनके घर जानता था चौधरी साहब के घर का, चौधरी का मतलब यह है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, जिसके बारे में प्रेम घन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 मील का सफर करके वो वहां पहुंच गए। जब वहां देखे तो एक पत्थर का बहुत बड़ा मकान था, और उसकी एक खूबी ये थी, उसका आगे का बरामदा बिल्कुल खाली था। देखिए, आप चरित्र चित्रण देखिए, आप फोटो में भी देख सकते हैं जिसको वर्णन किया गया है। सघन लताओं के जाल से आवृत था, मतलब आगे बेलें थी और बेलों की वजह से उस घर की सौंदर्य बढ़ गया। उसकी ओर उन्होंने ध्यान से देखा तो सचमुच पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन इंतजार करते करते लिखा, लता प्रतान के बीच। लता प्रतान का मतलब एक लताओं का खूबसूरत समूह। इसमें एक व्यक्ति आकर के खड़े हुए जो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी थे। क्या शब्द लिखा है, एक मूर्ति खड़ी की तरह, मतलब जैसे मूर्ति को देखने से उसकी भव्यता, सुंदरता और उसके अंदर की जो शक्ति है उसका एहसास होता है। इसी प्रकार से लेखक ने भारतेंदु जी के मित्र के उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी के को देख करके ऐसा एहसास किए। अब क्या होता है कि जब उन्होंने देखा तो देखो, बालों का जो लंबा लंबा बाल था और एक हाथ को एक किनारे टेक करके खड़े हुए, उस दृश्य को वो जिंदगी भर भूल नहीं पाए, क्योंकि वो मूर्ति की तरह उनके दिमाग में छप गया और थोड़ी देर आकर के वो ओझल चले गए। ये उनकी जिंदगी की पहली झांकी थी, जो उनके मन में सचमुच इस प्रकार से साहित्य बन गया। साहित्य के लिए कल्पना होना बहुत आवश्यक है। अगर कल्पना सुंदर नहीं होगी तो साहित्य भी सुंदर नहीं बनेगा। लिखा है, जो जो मैं सयाना होता गया, सयाना का मतलब बड़ा होता गया, त्यों त्यों नूतन साहित्य अर्थात हिंदी के नूतन साहित्य पर उनका झुकाव बढ़ता गया। बाबा राम कृष्ण वर्मा, ये पिताजी के उनके मित्र थे। तो उस समय में जब वो उनके मित्र थे, वो उनके सहपाठी थे, सॉरी, ये जो थे उनके पिताजी के मित्र थे, बाबा
रामकृष्ण वर्मा जो थे उनके पिताजी के सहपाठी थे। भारत जीवन प्रेस से कुछ पुस्तकें इनके घर में आया करती थी। उनके पिताजी इसको छिपा देते थे। कारण ये था कि बालक का मन पुस्तकों पे तो रुचि थी, लेकिन अगर इधर इन पुस्तकों को पढ़ा तो जो कक्षा की पुस्तकों से उसका मन हट जाएगा, पढ़ाई से मन हट ना जाए, इसीलिए वो छिपा देते थे। लेकिन पंडित बद्रीनारायण जी पाठक ने एक हिंदी का पुस्तकालय खोला था। वो पुस्तक वहां से पुस्तक ला ला करके पढ़ा करते थे। एक बार उनके पिताजी ने काशी नगरी, जिसे हम बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, बारात के लिए भेजा। बारात में गए तो काशी में एक गली है, उसका नाम है चौखंबा। चौखंबा में जब गए तो वहां पर क्या देखते हैं, पंडित केदारनाथ जी पाठक, जो कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, वो वहां से निकल रहे थे। उनको देख करके बड़ा खुश हुए। लिखे, देखते ही जब उनकी एक दूसरे में चेहरा मिला तो दोनों वहां खड़े हो गए। और वो जिस मकान से निकले थे, ये इनके जो प्रिय पात्र थे लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं का मकान था। अब ये बार बार उस मकान की ओर देख रहे थे। अब उसकी भावनाओं को देख करके खुश हो गए। तो पंडित केदारनाथ जी पाठक और वो दोनों काफी दूर तक की बातचीत करते चले गए और भारतेंदु जी के विषय में हृदय परिचित हुआ। कहने का मतलब यह है, आज लेखक बड़ा कृतकृत्य हुआ। कितने दिनों से उसकी मन की तमन्ना थी, आज वो 16 वर्ष का हो चुका है। इस 16 वर्ष की उम्र में ही लेखन की इतनी रुचि थी। हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली, जिसमें यहां नाम लिखा है काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, ये मुख्य लेखक थे। उनके साथ इनकी एक मंडली बन गई। निस्संदेह लेखक जहां रहते थे उस क्षेत्र में वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसर और अमलों का मतलब होता है वहां जो काम करने वाले छोटे तबके के सरकारी नौकर। ये उर्दू का शब्द है, जैसे मुख्तार, अमलों, कचहरी, ये सब उर्दू के शब्द हैं। तो ये वहां जहां रहते थे तो ये इन लेखकों की भाषा सुनते थे। ये हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे बात करते थे, लेकिन हर बात के अंत में या शुरू में निस्संदेह जरूर कहते थे। तो वहां के लोगों ने, जो वकील इत्यादि थे, वकील, मुख्तार, कचहरी, इन लोगों ने इनका नाम ही निस्संदेह रख दिया, क्योंकि इनके मुख से बार बार निस्संदेह निकलता था। एक बार उसी क्षेत्र में, उसी मोहल्ले में, शब्द लिखा मोहल्ले मतलब जहां ये रहते थे, वहां पर एक जज साहब आए। वो मुसलमान थे। एक दिन उनके पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने बड़े प्रेम से परिचय दिया कि मेरे बेटे को हिंदी साहित्य का बड़ा शौक है। बस इतना बताना ही था कि वो क्या कहते हैं, इसकी सूरत में ही देखने को ये बात वाकिफ हो गया। मतलब जब मैंने इसकी चेहरा देखा तो मुझे ये बात समझ में आ गया। जज की गहरी नजर या उनके शब्दों से था या किसी प्रकार से था, पर आज तक से लेखक के मन में 30 वर्ष हो गए शंका थी कि मेरे सूरत में क्या ऐसे भला बात थी। पर सच्चाई ये थी, कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के प्रति अद्भुत ज्ञान था। आगे लेखक ने अपने स्मृति में ये लिखा है, चौधरी साहब अर्थात उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, अब उनसे अच्छी तरह परिचय हो चुका था, लेकिन अब जो परिचय था एक लेखक के हैसियत से था। पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम, कुतूहल और एक ऐसा अद्भुत मिश्रण रहता था। ये वाक्य बड़ा सुंदर है। पुरातत्व का मतलब, जब से छोटे थे लेखक, उनकी पुरानी यादगारों तब से लेकर के अब तक का, उसमें प्यार भी था लेखक के प्रति और साहित्य के प्रति। कुतूहल का मतलब आश्चर्य भी था। इन दोनों के सम्मिश्रण में जो एक सुंदर रस की उत्पत्ति होती है, वो लेखक के अंतरात्मा में थी। पर चौधरी साहब के यहाँ बैठ करके इसका आनंद लेते थे। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी एक हिंदुस्तानी और रईस आदमी थे, इसीलिए उनके यहाँ बड़ा उत्सव हुआ करता था। कब? वसंत पंचमी, होली इत्यादि पर। अब एक बहुत देखिए, दो शब्द है यहाँ पर, रियासत और तबीयतदारी।
ये दोनों ही उर्दू के शब्द हैं। इसका मतलब यह है कि लेखक के यहाँ जब हम जाते थे तो उसकी संपन्नता झलकती थी। रियासत का मतलब तबीयतदारी का मतलब उनकी अंदर बड़प्पन झलकता था, क्योंकि उनके साथ एक लड़का हमेशा रहता था और वो पान की तस्तरी लिए खड़ा रहता था। उनकी एक शब्द लिखा है, विलक्षण वक्रता। मतलब जब वो कुछ बोलते थे तो उसमें जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई भाव छिपा रहता था। तो आज बातचीत करने का तरीका, अगला विषय में वो लिख रहे हैं, जब वो नौकरों से कोई बात करते थे, संवाद शब्द, संवाद का मतलब आपसी बातचीत, तो उस समय भी उसमें एक मिठास होती थी, एक मित्रता मित्रता। एक बार एक नौकर के हाथ से एक गिलास अचानक छूट गया तो उपाध्याय जी के मुख से निकला, कारे बचात नाही। यहाँ हिंदी भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये लिखा, जो शब्द उनके मुख से निकला वो लोक भाषा थी। अगर लोक भाषा के विषय में आपको जानकारी रहे कि लोक भाषा में कितना माधुरी है और कितनी खूबसूरती है, ये विषय आप जान सकते हैं। और वो हर बात अपने बात के आगे क्यों साहब, मतलब किसी से बात करते थे क्यों साहब जरूर लगाते थे। एक बार उनके यहाँ कई मित्र मिलने आते थे, तो उनके घर के पास में ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो लिखा है मिर्जापुर में ही रहते थे। उनका नाम था वामनाचार्य गिरी, एक कवि का नाम है। वो कविता बना रहे थे, एक कविता का आखिरी लाइन जुड़ नहीं रहा था। तो अचानक क्या हुआ, उनके सामने में ठीक उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी खड़े हुए नजर आए। तो क्या लिखते हैं उसका अंदर, जब वो कविता लिख रहे हैं तो आखिरी लाइन उन्होंने जोड़ दिया। क्या लिखा, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। ये कविता का आखिरी अंश लिख दिया। इसका मतलब यह है, खंभा के सामने में टिक करके जो खड़ा हुआ है वो मुगल काल के नारी की तरह है। यहाँ पर शब्द जो है, वैसे तो कविता बनाई, पर मुगल तत्काल उस समय में, तो उस समय में ये कहना चाहते हैं कि उनके लंबे लंबे बाल, उनके सुंदरता, उनकी भव्यता एक नारी की तरह भव्यता से युक्त था, तो इसलिए उन्होंने जोड़ दिया। एक बार और भी एक कहानी सुनाते हैं बचपन की, कि एक बार एक पंडित जी आए, एकादशी की उस दिन दिन था, तो पंडित जी का व्रत था। तो उपाध्याय जी ने पूछा कि भाई कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो वो क्या आता है, जल ही खाया है। जब ये कहा तो क्या होता है, तो उपाध्याय जी बड़े मजाकिया स्वर में बोलते हैं, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। मतलब उपहास और व्यंग उनके बातों में होता भी था। साथ साथ उनकी जो लिखने की शैली तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन जब बात करते थे उसमें वक्रता और व्यंग नजर आता था, ये कहना चाहते हैं। एक बार देखिए, उनका एक पड़ोसी उनके यहाँ मिलने आ गए, तो क्यों साहब ये तो बोलते ही थे बार बार। तो उन्होंने कहा कि क्यों साहब तो आप बहुत बोलते हैं, लेकिन ये घन चक्कर का क्या मतलब है, ये उपाध्याय जी ने पूछ लिया। किससे पूछा, उस पड़ोसी से। तो पड़ोसी ने कहा, देखो घन चक्कर का आसान अर्थ है, सवेरे से रात तक की जो जो काम आपने किए उसको आप लिख लीजिए और फिर बाद में पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा घन चक्कर किसे कहते हैं। घन चक्कर से यहां समझाने का तरीका यह है कि व्यक्ति जो है सुबह से रात तक की एक ही बात को 100 बार सोचता है, अपने अंदर नवीनता लाने की कोशिश नहीं करता। अगर वो लगातार एक सप्ताह की बात को अगर ऐसे लिख ले और इस तरीके से पढ़ ले, तो वास्तव में अपने आप को महसूस करने में घन चक्कर हूं। आज लेखक अपने सहपाठियों के बारे में भी बता रहे हैं। उनका नाम बता रहे हैं, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, बाबा भगवान दास मास्टर। ये सारे के सारे मिलकर के उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी विनोद पूर्वक पुस्तक लिख डाली, लेकिन मिलजुल करके लिखे थे, और ये उसको बताना चाहते हैं। आज लेखक ने आज अपने उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी के यहाँ मिलने गए थे। तब उस समय में क्या होता है, ये चारों मित्र अर्थात लेखक पंडित लक्ष्मीनारायण चौबे, भगवान दास हालना, मास्टर साहब वहीं बैठे हुए थे।
वहीं पर एक लैंप जल रहा था, और लैंप जब भभकने लगी, मतलब बुझने लगी की हालत में स्थिति हुई, तो नौकर को चिल्लाते हैं, नौकर को आवाज देते हैं। ये उपाध्याय साहब का अपने जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बता रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि लेखक उसको सोचे कि चलो मैं सहायता कर देता हूं। तो लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि शांत रहो, देखो। आखिर में उन्होंने क्या कहते हैं, अरे जब फूट जाई तबे चलत आवाहा, ये वहां की लोक भाषा में। जब ये जो लैंप के ऊपर, लालटेन के ऊपर शीशा रखा हुआ है वो टूट जाएगा तब आओगे। तो यहां पर भी लेखक ने लोक भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि भाषा के माधुर्य विद्यमान रहे। उपाध्याय जी के बारे में वो एक आखिरी बात कहना चाहते हैं। वो नागरी भाषा, यहां पर आप समझे कि नागरी, नागरी का मतलब यह है हिंदी की जो बोली है उसका नाम है देवनागरी, लिपि का नाम देवनागरी है, भाषा का नाम नागरी और बोली का नाम लिपि का नाम देवनागरी। तो उस नागर को नागर से नागरी बना, ऐसा कहने का मतलब था। अब इसीलिए वो हमेशा हिंदी साहित्य पर इतना विश्वास रखते थे। जिस मिर्जापुर गांव में, शहर में रहते थे, इस मिर्जापुर में, तो वो कहते हैं कि उसको मीरजापुर लिखते हैं। क्यों के लिखते हैं? मीर का मतलब समुद्र, जा मतलब उत्पन्न। मीर जो समुद्र से जो उत्पन्न हुई कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का ये पुत्री का घर शहर होने से इसका नाम लक्ष्मीपुरी है, ऐसा उनका मानना था। इस प्रकार से लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से अपने बचपन का समस्त वर्णन को लिखा है। अब हम लेखक के द्वारा लिखे हुए प्रश्नों के विषय में हम चिंतन करने जा रहे हैं। और प्रश्न जो है, पहला लेखक लिखते हैं, लेखक ने अपने पिताजी के किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो यहां पर आपने शुरू में पढ़ा, लेखक अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं कि उनको हिंदी साहित्य और उर्दू, इन दोनों पर बड़ा ही रुचि थी, और साथ में सायंकाल बैठ करके उनके घर में रामचरितमानस की पढ़ाई करते थे, और उसको इतने सुंदर तरीके से पढ़ते थे कि वहां के सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे, मतलब परिवार के लोग। और हिंदी भाषा की उनकी शैली थी, फारसी भाषा के वो ज्ञाता थे। तो रामचरितमानस और रामचंद्रिका दोनों पर उनकी बड़ी रुचि थी। अगला प्रश्न, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के मन में कैसी भावना जगी थी? क्योंकि वो 8 वर्ष के थे, बाल्यावस्था थी, तो राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र के विषय में वो तुलना नहीं कर पाते, दोनों को एक ही समझते थे। अब अगला प्रश्न, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक ने किस प्रकार की देखी? आपने पाठ के अंदर पढ़ा कि उन्होंने जब पहली देखी तो उनके मन में कई सारे सपने थे कि चलो भारतेंदु जी को ना देख पाऊं तो कम से कम उनके मित्र को देखूं, जिनका नाम उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन है। उसके लिए वो 1.5 मील तक की पैदल जाते हैं, और उनको देखने, जब वो देखते हैं बरामदे में, तो उनको एक मूर्ति सा नजर आने लगा। उनके लंबे लंबे कंधों तक की बाल और लताओं के बीच में खड़ी हुई एक खूबसूरत मूर्ति की तरह वो नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? लेखक को बचपन से ही घरेलू वातावरण मिला कि हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रहे, और पिताजी के जो सहपाठी भी थे वो भी हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। और पंडित केदारनाथ जी ने एक हिंदी साहित्य की पुस्तकालय खोला, वहां से पुस्तकें लाना, पढ़ना, ये सारी जो प्रकृति थी और हिंदी साहित्य के लोगों से मिलना, उनके बारे में जानकारी, और 16 साल की उम्र में लेखन की कला शुरू कर देना, ये सारी के सारे जो है उनका झुकाव बताता है। निस्संदेह, निस्संदेह उनको इसलिए कहते थे क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते थे वहां पर वकील, मुख्तार, कचहरी और अफसर रहते थे, उन लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। पर इन लोग जितने भी लेखक थे वो सारे निस्संदेह जरूर लगाते थे, इसीलिए इन लोगों का नाम ही निस्संदेह रख दिया। अगला प्रश्न है,
पाठ में कुछ रोचक घटनाओं को, 3 घटनाएं, ये तो आप अपने हिसाब से कोई भी 3 घटना चुन लें और उसको अपने शब्दों में लिखना। लेखक के शब्दों के अलावा आप उसमें अधिक भी माधुर्य भर सकते हैं और बढ़िया सरल शब्दों में लिख सकते हैं। पूरा ये देखिए, एक वाक्य है जो पाठ का है। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। पुरातत्व से यहाँ मतलब है, किस संदर्भ में कहा गया, लेखक जो है जब अपने जीवन की कुछ घटनाओं को याद करते हैं, बचपन से लेकर के अभी तक से, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जो कल्पनाएं की थी और जो आज वो लिख रहे हैं, इस सारे के सारे जो है ना, उसको पुरातत्व की दृष्टि का है। लेकिन एक आश्चर्य भी है, एक प्रेम भरा वातावरण है। दोनों का सम्मिश्रण होने से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह वो आज उद्भव हुए हैं, प्रकट हुए हैं और आज एक बड़े लेखक के रूप में वो जाने जाते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं का जो है उजागर किया है, तो उनके आकर्षक व्यक्तित्व, संपन्नता, उत्सव प्रेमी है और जब भी किसी से बात करते थे तो हर बात पे एक वक्रता होती थी, कहना कुछ चाहते थे और उसमें माधुर्य भी होता था। साथ में वो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। भारतेंदु जी के मकान के नीचे हृदय परिवर्तन कुछ गहरी मैत्री परिणत हो गया, कथन का ये वाक्य है पाठ का। और यहाँ पर जब बनारस में वो भारतेंदु जी के मकान देखते हैं तो बचपन से लेकर के उनको जितना भी याद था वो सारे के सारे आज वो फलीभूत हो जाते हैं। जब काशी में वो बारात में गए थे तब वहां पर पंडित केदारनाथ पाठक जी दिखाई दिया और वो जहां से मकान से निकल रहे थे वो भारतेंदु जी का था। बचपन का इतना बड़ा कुतूहल, आश्चर्य, सारा को देख करके अवाक होकर के उधर देखते चले गए और उसके पश्चात आज उसको बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने व्याख्या की है। इसके बाद अगर आप अगला पाठ पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो YouTube में ही मेरा अगला प्रकरण देखें, डॉक्टर गजानंद आर्य, आनंदम एजुकेशन के नाम से आप ये देख सकते हैं।